मगध का उत्कर्ष ये वाला पोर्शन हमारा हमने कल शुरू किया था। तो आज हम इसको विधिवत रूप से जो है स्टार्ट करेंगे और कहानी पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के उस पहले राजवंश की, भारतीय इतिहास के उस पहले डायनेस्टी की, जिन्होंने भारत के इतिहास को हम ये कहेंगे कि शुरू किया, या जिनके द्वारा भारतीय इतिहास की महान गाथा को, इंडियन हिस्ट्री को शुरू किया गया। उस राज्य की कहानी पढ़ेंगे, मगध महाजनपद की कहानी, और उस राजवंश की कहानी पढ़ेंगे, हर्यक राजवंश। भारतीय इतिहास में इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। और इस वंश के जो दो पहले शासक थे, एक तो बिंबिसार और एक अजातशत्रु, उन दोनों से हम आज की कहानी करते हैं शुरू। चलिए, मगध का उत्कर्ष। अच्छा, मगध साम्राज्य जो है ना, ये था कहाँ, इसकी कहानी हम थोड़ी सी पहले देख चुके हैं। भारत के 16 महाजनपदों में से, जो 16 भारत में महाजनपद थे, उनमें से जो भारत में 16 महाजनपद थे, उनमें से जो मगध महाजनपद था, ये वाला है। मगध महाजनपद जो था, वो इस मानचित्र के हिसाब से ये है। आधुनिक भारत के बिहार राज्य में जो राजगीर जिला है, जो पटना जिला है, जो गया जिले का क्षेत्र है, ये मगध कहलाता था। और मगध एक महाजनपद के रूप में था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इसको राजवंशों के काल में, यानी कि हर्यक वंश के आने के पश्चात में इसका विस्तार किया गया, और मगध ही मतलब क्या है, पूरा भारत बन गया था, यानी मगध के अधीन पूरे भारत का साम्राज्य कर दिया गया था। चलिए हम इसको देख लेते हैं। मगध के प्रथम राजवंश के विषय में विचार, दो प्रकार के विचार आते हैं। पहला राजवंश कौन सा था? तो पुराणों के अनुसार तो बृहद्रथ वंश के शासक जरासंध ने गिरिव्रत को राजधानी बनाया, यानी कि बृहद्रथ वंश का शासक था कोई जरासंध। उसने जो है मगध को पहली बार मतलब क्या है, एक साम्राज्य के रूप में स्थापित किया था, और उसने राजगृह को राजधानी बनाया। और बृहद्रथ वंश के पश्चात यहाँ एक तो प्रद्योत वंश हुआ, एक शिशुनाग वंश हुआ, और एक नंद वंश हुआ। इन तीन राजवंशों ने शासन किया, ऐसा कहना है पुराणों का। ओके। लेकिन जो बौद्ध ग्रंथ है, उनमें अलग वर्णन मिलता है। देखिए, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, और उसके बाद नंद वंश, इन राजवंशों ने मगध पर शासन किया था। तो भारत के इतिहास में जो पुराणों का वर्णन है, पुराणों का विवरण, जिसमें कि मगध का पहला राजवंश बृहद्रथ वंश को माना गया है, इस वर्णन को भारत के इतिहास में प्रमाणिक नहीं माना जाता है। भारत के इतिहास में प्रमाणिक माना जाता है बौद्ध ग्रंथों के वर्णन को, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में पहला राजवंश बताया गया है हर्यक वंश को, दूसरा है शिशुनाग वंश, तीसरा है नंद वंश। मौर्य वंश की स्थापना से पहले इन तीन राजवंशों ने भारत पर शासन किया, मगध पर शासन किया। इनमें से पहला जो है, इसको हम आज शुरू करने वाले हैं, हर्यक वंश। ओके। अच्छा, एक तो ये देखिए, 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक ये इनका काल है। 544 ईसा पूर्व का मतलब है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब है 600 ईसा पूर्व से लेकर, 600 ईसा पूर्व से लेकर और 500 ईसा पूर्व का काल, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है। इसके दो भाग है। इसका पूर्वार्ध जो है, पूर्वार्ध, ये तो है 600 से लेके और 550 ईसा पूर्व तक, 550 ईसा पूर्व। और इसका उत्तरार्ध जो है, उत्तरार्ध, ये है 550 ईसा पूर्व से लेकर और जो है 500 ईसा पूर्व तक। इसके उत्तरार्ध में, यानी कि 544 ईसा पूर्व में इस राजवंश की स्थापना की गई, हर्यक वंश की। और ये चला 412 ईसा पूर्व तक, यानी कि आप ये मान लीजिए कि 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक लगभग 132 साल, 132 ईयर्स, 132 साल तक इस राजवंश ने शासन किया। भारत का ये प्रथम राजवंश माना जाता है एक प्रकार से, क्योंकि मगध से इस राजवंश की कहानी शुरू हुई थी। यहीं से भारत में जो है भारत का इतिहास शुरू होता है। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृ का मतलब है पिता, हंता का मतलब है हत्या करने वाला। इस राजवंश का पहला शासक था बिंबिसार, हम कहानी पढ़ेंगे। दूसरा था अजातशत्रु, तीसरा था उदयन। और ये तीनों शासक जो है ना, उनके बाद में अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ये शासक हुए। तो इन सभी राजाओं के बारे में कहा जाता है कि प्रत्येक अपने पिता की हत्या करके जो है सम्राट बना था। बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु हुआ, बिंबिसार की हत्या करके बना, अजातशत्रु की हत्या करके उदयन राजा बना, उसके बाद अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक जो तीन शासक थे, वो भी अपने अपने पिता की हत्या करके बने थे। तो क्योंकि इस राजवंश के शासक अपने पिता की हत्या करके राजा बने, इस वंश को भारत के इतिहास में पितृहंता वंश कहा जाता है। चलिए, इस वंश का पहला शासक था बिंबिसार, बिंबिसार। लेकिन बिंबिसार की कहानी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देख लें। एक्सपेंशन ऑफ मगधा, सिक्स टू फोर्थ सेंचुरीज बीसीई। ओके। और यहाँ पर ये जो तीन राजाओं की फोटो दी है, तस्वीर दी है, एक, दो और तीन, ये बिंबिसार है, मगध राज बिंबिसार, पहला शासक मगध का। ये दूसरा अजात शत्रु है, हम इनके बारे में अलग से कहानी पढ़ेंगे, अजात शत्रु। और ये यहाँ जो चित्र दिया गया है, ये संभवतः उदयन का चित्र है, वास्तविक चित्र नहीं है, काल्पनिक है। लेकिन यहाँ उदयन
ये अजातशत्रु और ये बिंबिसार, और ये वो शासक है जिन्होंने पहली बार मगध में शासन शुरू किया। अच्छा, इस वाले मैप में दिखाया गया भारत देश को, ये भारत देश है इस प्रकार से ऐसे-ऐसे करके, ये पूरा भारत है। और इस भारत में मगध साम्राज्य का आरंभिक विस्तार कैसे-कैसे करके किया गया। कैसे-कैसे करके मगध शुरू में मतलब कि भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में विस्तृत हुआ था। कैसे इसके अंतर्गत अवंती आया, कैसे इसके अंतर्गत उज्जैन, ये जो वत्स महाजनपद का क्षेत्र है ये आया, कैसे इसके अंतर्गत कौशल महाजनपद आया, कैसे मगध ने अपना विस्तार किया, काशी इसके अंतर्गत कैसे आया, वो कहानी हमें इसमें पढ़नी है। ये वाला जो एरिया बीच में दिया है, ये मगध महाजनपद का क्षेत्र है, मगध के आसपास का एरिया। चलिए, पहला शासक है इसका बिंबिसार, 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक। पहली बात तो ये है कि बिंबिसार जो है ना, उसने लगभग 52 वर्ष तक शासन किया। 52 ईयर्स तक उसने एम्पायर यानी रेन किया, उसका शासन चला। आप चित्र देख लीजिए, ये काल्पनिक चित्र है बिंबिसार का, जो इतिहास में मिलता है, ये गूगल से मैंने लिया है। ये बिंबिसार का चित्र है। ओके, दाढ़ी देख लीजिए, चेहरा देख लीजिए और हाव-भाव देख लीजिए चेहरे के। भारत के इतिहास का पहला शक्तिशाली सम्राट इसको कहा जाता है बिंबिसार, जिसने मगध की सत्ता को एक मजबूत राज्य के रूप में स्थापित किया। चलिए, जैन साहित्य में उसका नाम श्रेणिक मिलता है, अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम श्रेणिक मिलता है, श्रेणिक। अच्छा, वो हर्यक वंश का संस्थापक था, आप जानते हैं। दीपवंश के अनुसार, बौद्ध धर्म में दो ग्रंथ है, दीपवंश और महावंश, उनमें दीपवंश के अनुसार उसका पिता बोधिस राजगृह का राजा था। तो दो बातें आएंगी यहाँ, आप अगले वाले इसमें देखिए, जो बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश, उसके और इतिहासकार डी आर भंडारकर, इन दोनों के वर्णनों में अंतर है, डिफरेंस है। बौद्ध ग्रंथ तो कहते हैं, मतलब बौद्ध ग्रंथ जो दीपवंश है वो तो कहता है कि इसका पिता जो था, उसके पिता का नाम था बोधिस, और इसके पिता बोधिस जो हैं वो राजगृह के राजा थे। राजगृह आप जानते हो, हम भारत के मैप में देख चुके हैं, मगध यहाँ है और राजगृह इसके बीच में इसकी राजधानी था। तो इसके पिता राजगृह के राजा थे, दीपवंश में लिखा है। ओके, लेकिन इतिहासकार भंडारकर का मानना है कि उसके पिता संभवतः आरंभ में लिच्छवियों के सेनापति थे, बाद में इन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। शुरू में ये लिच्छवी गणराज्य के लिच्छवी थे, वज्जी संघ के, उनके वैशाली के जो वज्जी संघ के जो लिच्छवी थे, उनके संभवतः इनके पिता सेनापति थे। बाद में उन्होंने अपने मतलब क्या है स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी इनके पिता ने। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी, पहली राजधानी। बाद में उसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। इसको अंडरलाइन कर लें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुपर इंपोर्टेंट। मगध की राजधानी आरंभ में, यानी कि जब बिंबिसार शासक बना 544 ईसा पूर्व में, तो उसकी आरंभिक राजधानी थी गिरिव्रज। और गिरिव्रज जो है ये मतलब आजकल के बिहार में पटना से उत्तर में स्थित एक क्षेत्र था, एक स्थान था, राजगीर जिले के पास। तो शुरू में उसकी राजधानी गिरिव्रज थी, कालांतर में उसने गिरिव्रत से स्थानांतरित करके राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार के बारे में कहा जाता है कि वो एक महान निर्माता था। उस समय के हिसाब से उसने एक नवीन नगर बसाया, राजगृह, और उस राजगृह नगर को उसने बाद में अपनी राजधानी बनाया। पहली राजधानी गिरिव्रत, दूसरी राजधानी राजगृह। मगध की राजधानी राजगृह बनाने वाला पहला शासक श्रेणिक यानी कि बिंबिसार था। अच्छा, देखिए उसकी जो शासन की विस्तार की जो नीति है, वो किस प्रकार से काम करती है। बिंबिसार अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वैवाहिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर बल देता है। बिंबिसार ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वैवाहिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर बल दिया। इसका मतलब क्या है कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। बिंबिसार चाहता था कि अपने साम्राज्य का विस्तार करे। मगध एक छोटा सा महाजनपद था उसके काल में। वो चाहता था कि साम्राज्य का विस्तार करे। साम्राज्य के विस्तार के लिए उसको चाहिए थी सेना, और सेना के लिए उसको चाहिए था धन। और धन अचानक तो मतलब क्या है, मिलने वाला था नहीं। तो उसने धीरे-धीरे करके पहले अपने आसपास के राज्यों से वैवाहिक संबंध बनाए, और कालांतर में उसने जब उसके पास सेना मतलब क्या है इकट्ठा हुई या सेना तैयार हुई, तो उसने साम्राज्य विस्तार हेतु युद्ध की नीति अपनाई। देखिए कैसे वैवाहिक संबंध कैसे बनाए। सर्वप्रथम लिच्छवी गणराज्य के चेटक की पुत्री चेलना यानी छलना से विवाह करके मगध की उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित बनाया। यहाँ अगर कोई मैप हो तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएं। वेरी गुड, मानचित्र है, ठीक है। सर्वप्रथम लिच्छवी गणराज्य के चेटक की पुत्री चेलना या छलना, दो नाम मिलते हैं, के साथ विवाह करके मगध की उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित बनाया। हम इसको देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। इसके पश्चात कौशल के राजा प्रसेनजित, कौशल के महाराज प्रसेनजित की बहन महाकोशला से विवाह करके काशी के कुछ प्रदेश प्राप्त किए। दो हो गए।
तीसरे नंबर पर। ये तो पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा, तीसरे नंबर पर। इसके पश्चात मद्र देश, मद्र देश कहते हैं कुरु देश को, और कुरु देश आप जानते हो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। दिल्ली जो कि महाभारत काल में हस्तिनापुर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, इसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। तो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र जो है ये कुरु क्षेत्र कहलाता था, कुरु महाजनपद। और इसके आसपास कोई मद्र नाम का राज्य था। तो मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा या खेमा के साथ विवाह किया, मतलब तीसरा विवाह किया। और मतलब क्या है, आगे चलकर ये तीसरी पत्नी थी उसकी, आगे चलकर इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और ये बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। वो बाद की बात है। 3 विवाह किए बिंबिसार ने। पहला विवाह लिच्छवी गणराज्य के चेटक की पुत्री चेलना या छलना से। चलिए हम इसको मानचित्र के हिसाब से देखते हैं। मगध यहाँ है, ये वाला मगध है। ओके, इसके उत्तर में यहाँ है वज्जी संघ, वज्जी संघ मगध के उत्तर में। यहाँ का शासक है बिंबिसार, बिंबिसार मगध का शासक है। इसके उत्तर में वज्जी संघ है, और वज्जी संघ में मतलब क्या है, एक राज्य था लिच्छवी, लिच्छवी गणराज्य। वहां का राजा था चेटक। और चेटक की हमने पीछे वाली आप लाइन में देखिए, चेटक की पुत्री चेलना या छलना से विवाह किया। तो आप इसको यहाँ से देखिए, चेटक यहाँ का शासक था वज्जी संघ का, और वज्जी संघ के साथ इनका तनाव रहता था मगध का, लगातार इनमें अंतर विरोध होता था या संघर्ष होता था, लड़ाई झगड़े होते थे। तो मगध की उत्तरी सीमा को, इस वाली बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए, ओके, उसने क्या किया, चेटक के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। चेटक की पुत्री थी, उसके दो नाम मिलते हैं, चेलना या छलना। पहला विवाह किया इसके साथ, चेलना या छलना के साथ पहला वैवाहिक संबंध उसने वज्जी संघ में स्थापित किया, यानी कि लिच्छवी गणराज्य के चेटक की पुत्री चेलना या छलना से दी फर्स्ट मैरिज, पहला विवाह। ओके, अच्छा, पीछे वाले पेज पे देखिए। इसके पश्चात कौशल के शासक प्रसेनजित की बहन महाकोशला से विवाह करके काशी के कुछ प्रदेश प्राप्त किए। मानचित्र के हिसाब से देखें तो ये कौशल महाजनपद है। कौशल उस समय के 16 महाजनपदों में सबसे उत्तरी, और मतलब कि सबसे उत्तरी में आता था, और महत्वपूर्ण सबसे उपजाऊ संपन्न राज्य माना जाता था। कौशल महाजनपद के उस समय राजा थे प्रसेनजित, महाराज प्रसेनजित। और ये कहा जाता है कि कौशल और मगध के बीच में यहाँ एक जनपद था, एक राज्य था काशी, जो मैंने गोला बनाया यहाँ, काशी महाजनपद। तो कौशल और मगध के बीच में काशी को लेकर लगातार तनाव रहता था, लगातार डिस्प्यूट रहता था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि काशी जो है ना, ये उस समय कौशल के अंडर में था। काशी महाजनपद, काशी राज्य कौशल के नियंत्रण में था। तो जब उसने वज्जी संघ के साथ मित्रता स्थापित कर ली बिंबिसार ने, तो उसका अगला निशाना था कौशल। और कौशल के साथ भी उसको मतलब क्या है, समन्वय स्थापित करना था, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना था। तो कौशल राज्य के साथ अपनी शत्रुता, अपनी दुश्मनी, अपना विवाद, तनाव, संघर्ष खत्म करने के लिए उसने महाराज प्रसेनजित, आप पीछे वाले पन्ने पे देखिए यहाँ, प्रसेनजित की बहन महाकोशला से विवाह किया। और फिर क्या किया, काशी के कुछ प्रदेश प्राप्त किए। यहाँ देखिए, उसने प्रसेनजित की बहन थी, बहन का नाम क्या था, महाकोशला। उस महाकोशला के साथ विवाह किया, यहाँ विवाह किया उसने कौशल महाजनपद में। और जब विवाह किया, यानी कि मगध के राजा बिंबिसार ने जब कौशल के राजा की बहन के साथ विवाह किया, तो कौशल नरेश ने दहेज के तौर पर काशी के कुछ गांव मगध को दे दिए। अब काशी का कुछ भाग जो है ना, वो मगध महाजनपद में आ गया। यानी कि पहले तो उसने वज्जी संघ के साथ मित्रता की, एक दिशा सुरक्षित कर दी। फिर उसने उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था वहां कौशल महाजनपद के साथ में जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन महाकोशला से विवाह करके काशी के कुछ गांव प्राप्त किए, जिनकी आय लगभग 1 लाख थी। 1 लाख के आसपास आय वाला क्षेत्र प्राप्त किया, मतलब काशी का कुछ भाग उसने अपने अधीन कर लिया। ओके, अच्छा, पीछे वाले पेज पे देखिए तीसरा। इसके पश्चात मद्र देश यानी कुरु के आसपास की राजकुमारी क्षेमा या खेमा से विवाह किया। आप आगे वाले पेज में देखिए, यहाँ ये शूरसेन महाजनपद लिखा है, ये कुरु लिखा है, ये कुरु वाला एरिया है, कुरु। और कुरु महाजनपद जो है ना, ये आधुनिक दिल्ली और उसके आसपास का हरियाणा का क्षेत्र कहलाता है, कुरु, जिसके अंतर्गत दिल्ली है, मेरठ, बुलंदशहर, ये वाला एरिया, हरियाणा के सोनीपत, पानीपत ये आते थे। ओके, ये महाभारत काल वाला क्षेत्र था। तो उसने तीसरा वैवाहिक संबंध कुरु देश में स्थापित किया, पहला वज्जी, दूसरा कौशल और तीसरा कुरु। यहाँ की राजकुमारी थी, मतलब कुरु प्रदेश की राजकुमारी थी क्षेमा या खेमा, उसके साथ उसने विवाह किया। आगे चलकर क्षेमा या खेमा ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और वो भिक्षुणी बन गई थी, ये बात की बात है। चलिए हम पीछे वाले पेज पे चलते हैं। यानी कि कुल मिलाकर उसने 3 वैवाहिक संबंध स्थापित किए बिंबिसार ने। एक तो वज्जी संघ के साथ, एक तो वज्जी संघ के साथ वैवाहिक संबंध, कौशल के साथ वैवाहिक संबंध, और कुरु मद्र देश के साथ वैवाहिक संबंध। पहली पत्नी का नाम चेलना छलना, दूसरी पत्नी का नाम महाकोशला, और तीसरी पत्नी का नाम था क्षेमा या खेमा, ऐसे। चलिए आगे।
महावग्र जातक के अनुसार उसकी 500 रानियाँ थी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। महावग्र जातक, जातक कथाएँ जो है बौद्ध धर्म में बुद्ध के जीवन से संबंधित, उनमें से एक ग्रंथ है महावग्र जातक। इसमें कहा गया है कि बिंबिसार के 500 रानियाँ थी। मतलब 3 तो प्रमुख हैं, जिनके द्वारा उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसके अलावा भी उसने बहुत सारे विवाह किए होंगे। तो 500 रानियों का उल्लेख मिलता है महावग्र जातक में। अच्छा, बिंबिसार का अवंती के शासक चंद्र प्रद्योत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप पिछले वाले पेज पे चलें। अब उसने वज्जी के साथ मित्रता कर ली, कौशल के साथ मित्रता कर ली, कुरु महाजनपद के साथ मित्रता कर ली। यहाँ एक जनपद था अवंती, अवंती महाजनपद आधुनिक मध्य प्रदेश भारत में उसका एक प्रमुख नगर है उज्जैन। और उज्जैन जो है ना ये अवंती राज्य की राजधानी हुआ करता था। तो जो उज्जैन है ना, इस उज्जैन के आसपास वाला क्षेत्र अवंती कहलाता था। यहाँ के उस समय राजा थे प्रद्युत, महाराज प्रद्युत। बुद्ध काल में, बिंबिसार के काल में प्रद्युत यहाँ के राजा थे। तो ये कहा जाता है कि बिंबिसार की इनके साथ भी मित्रता थी, अवंती के राजा प्रद्योत के साथ भी। और एक बार हम कहानी पढ़ते हैं कि एक बार जब महाराज प्रद्योत जो है ये बीमार हो गए थे, उनको रोग हो गया था पांडु रोग। हमने पढ़ा था पांडु रोग कहते हैं पीलिया को, जो पीलिया का रोग है, पीलिया है जिसको हेपेटाइटिस बी या कहा जाता है। पीलिया रोग से ग्रसित हो गए थे यहाँ के राजा, अवंती के राजा। तो अवंती के राजा के बीमार होने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को, उनका खुद का राजवैद्य डॉक्टर था, राजवैद्य जीवक, उस जीवक को उपचार करने के लिए भेजा था। यानी कि उसके वज्जी के साथ भी अच्छे संबंध थे, कौशल के साथ में भी, कुरु के साथ में भी और अवंती के साथ में भी। अवंती के शासक प्रद्योत के साथ उसके अच्छे संबंध थे। एक बार जब महाराज प्रद्योत बीमार हो गए, देखो एक बार चंड प्रद्योत पांडु रोग से ग्रस्त हो गए, तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके इलाज हेतु उज्जैनी भेजा था। उज्जैनी माने कि आजकल का उज्जैन, अवंती महाजनपद की राजधानी, जो उसके मैत्रीपूर्ण संबंध को दर्शाता है। ये इस बात को दर्शाता है कि उसके अच्छे संबंध थे किसके साथ, अवंती के साथ। माने कि चारों तरफ के राज्यों के साथ उसने अच्छे रिलेशंस स्थापित किए। आगे, फिर आगे, रोरुक सिंध का शासक रुद्रायन तथा गांधार का शासक पुक्कू साती उसके मित्र थे। अब ये नाम आपको याद रहे नहीं रहे, लेकिन आपको मानचित्र के हिसाब से कहानी याद रखने की इसका मतलब क्या है। देखो, मैं फिर से पीछे वाले पेज पे चलता हूँ। दो बातें बताई हैं। चलो इसको हम साफ कर दें। ये आगे कहीं मैप है आगे मैप। चलो, यहाँ का है बिंबिसार, ये वज्जी है, वैवाहिक संबंध बनाए। ये कौशल है, वैवाहिक संबंध बनाए। यहाँ कुरु है, वैवाहिक संबंध बनाए, तीनों को मित्र बना लिया। यहाँ अवंती है, इसके साथ वैवाहिक संबंध बनाए। ओके, फिर आगे देखिए, ये वाला यहाँ भारत का मतलब क्या पश्चिमोत्तर क्षेत्र है। यहाँ उस समय मतलब आजकल पाकिस्तान में राज्य है सिंध राज्य, सिंध, सिंध राज्य। और ये सिंध जो है ना, इसका उस समय यानी कि बिंबिसार के काल में इसका नाम बताया गया है रोरुक, रोरुक। आप पीछे वाले पेज पे देखो, यहाँ रोरुक यानी कि सिंध का शासक रुद्रायन। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इस सिंध प्रदेश का कोई राजा था, उस राजा का नाम था रुद्रायन, रुद्रायन, पास में आई। और रुद्रायन जो है ना, सिंध का राजा रुद्रायन, इसके साथ भी इसकी मित्रता थी बिंबिसार की। यानी कि पश्चिम में अ, आज के राजस्थान को पार करके जो सिंध प्रदेश है, सिंध में मरुस्थल भी है, कुछ भाग इसका उपजाऊ भी है। तो सिंध के राजा रुद्रायन के साथ भी उसके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अच्छा, फिर आगे क्या लिखा है? गांधार का शासक पुक्कू साती उसके मित्र थे। अब गांधार देखिए कहाँ है? ये आजकल का यहाँ लिखा है गांधारा। ये आजकल का अफगानिस्तान का क्षेत्र है और अफगानिस्तान में यहाँ वर्तमान में शहर है कंधार, कंधार। उस समय इसको गांधार कहते थे, गांधार प्रदेश। और गांधार का कोई राजा था पुक्कू साती, ये नाम था किसी राजा का। इसके साथ भी उसकी मित्रता थी। अब आप एक सपोज़ कीजिए, आप एक मतलब क्या है अनुमान देखिए कि बिंबिसार की मित्रता का आलम क्या है? ये बिंबिसार के दूसरे साम्राज्यों के साथ जो उसके रिलेशंस थे, उसकी मतलब क्या है कहानी क्या है? वज्जी, कौशल, कुरु, अवंती, सिंध, गांधार, सबके साथ में उसने जो है मित्रता स्थापित की। चलिए, गांधार का शासक पुक्कू साती, अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट बात है। गांधार के शासक पुक्कू साती ने बिंबिसार के पास अपना दूत भेजा था। इसका मतलब क्या है? चलिए, गांधार का शासक ये गांधार है। यहाँ का राजा था पुक्कू साती। हम इस कलर चेंज कर देते हैं, ये वाला। गांधार का शासक पुक्कू साती है इस गांधार का। और इसके साथ भी बिंबिसार की मित्रता है। तो उसने किया क्या बिंबिसार ने, यहाँ से अपना दूत बिंबिसार के दरबार में भेजा था। अगर आपको पूछ ली जाए कि गांधार का वह शासक जिसने बिंबिसार के दरबार में
दूत भेजा, या गांधार के किस शासक के साथ में बिंबिसार के संबंध थे, या मगध का वह शासक जिसके दरबार में गांधार के किसी राजा ने अपना दूत भेजा हो। ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, और बड़ी रोचक बात है कि आज से 2500-2600 वर्ष पहले इनके आपस में इस प्रकार से रिलेशन हुआ करते थे, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी भारत दोनों के आपस में इस प्रकार से जो है मैत्रीपूर्ण संबंध हुआ करते थे। चलिए फिर आगे, विनय पिटक के अनुसार बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब बात आती है इसके आगे की, ये तो उसकी राजनीति की कहानी हो गई। ये तो उसकी राजनीति की कहानी है कि उसने कैसे अपने आसपास के राज्यों से मित्रता के संबंध जो है स्थापित किए। अब जो विनय पिटक ग्रंथ है ना, विनय पिटक, बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक कहलाते हैं। इसमें से जो विनय पिटक है उसके अनुसार ये बताया जाता है कि बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, ओके। और बुद्ध जब उसके मतलब क्या है, राजगृह में आए थे, राजगृह में जब बुद्ध आए थे बिंबिसार से मिलने, या बिंबिसार से मिले थे, तो उसने बुद्ध को एक विहार प्रदान किया था, वेलुवन नाम का विहार। बुद्ध को वेलुवन नाम का विहार दिया था। वेलुवन एक मतलब क्या है, निवास स्थान था, रहने का स्थान था, जो कि बौद्ध संघ को बुद्ध को प्रदान किया गया था। बिंबिसार के द्वारा उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और बुद्ध को वेलुवन नाम का विहार दिया। इस विहार में अनेक बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, स्वयं बुद्ध भी इसमें कुछ समय के लिए रुके थे, ऐसे कहा जाता है। तो बुद्ध को वेलुवन नामक विहार प्रदान करने वाला बिंबिसार था, और विनय पिटक बताता है कि वो संभवतः बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चलिए आगे, वो जैन तथा ब्राह्मण धर्म के प्रति भी सहिष्णु था। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, स्वयं बिंबिसार, दी बिंबिसारा या बिंबिसार जो शासक था, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। लेकिन उस समय भारत में 2 धर्म और प्रचलित थे, एक तो ब्राह्मण धर्म जिसको कि कालांतर में हिंदू धर्म कहा गया, वैदिक धर्म जिसको कहते हैं, और एक जैन धर्म, क्योंकि महावीर जो है वो भी समकालिक थे बिंबिसार के। तो महावीर के जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म, इनके प्रति भी वो सहिष्णु था। उसका व्यवहार जो है वो कट्टर नहीं था, धार्मिक रूप से वो सहिष्णु व्यक्ति था। ये कहा जाता है दीर्घ निकाय निकाय के अनुसार, दीर्घ निकाय मतलब क्या है, साहित्य ग्रंथ है। तो दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा के प्रसिद्ध ब्राह्मण सोन दंड को चंपा की संपूर्ण आमदनी उसने दान में दे दी थी। चंपा अंग महाजनपद के क्षेत्र को कहते हैं। अगर मैं मैप के हिसाब से आपको दिखाऊं, आगे मैप कहीं ये वाला ये रहा, ये अंग महाजनपद है, यहाँ मगध था, ये अंग है। तो अंग की राजधानी हुआ करती थी चंपा, अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, चंपा नगरी का नाम था, ओके। तो यहाँ चंपा का कोई मतलब क्या है, ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण का नाम था सोन दंड। कोई ब्राह्मण था, कोई व्यक्ति था सोन दंड। उस सोन दंड को चंपा की पूरी आय जो है, आमदनी जो है, वो दान में दे दी थी। अच्छा, ये ब्राह्मण धर्म का था, जो सोन दंड नाम का ब्राह्मण है, और बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी है। लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के बावजूद भी उसने चंपा के ब्राह्मण सोन दंड को चंपा की सारी आय दान में दे दी थी। मतलब ये एक सबूत है, ये एक मतलब क्या है, इस बात का प्रमाण है कि वो धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। फिर आगे, बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण कर यहाँ के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर उसका वध कर दिया, और अंग को मगध में मिलाकर अजात शत्रु को वहां का उपराजा नियुक्त किया। ये मगध की प्रथम विजय थी। ये वाली जो 4 लाइनें है ना, इनमें एक पूरी स्टोरी है। इसको भी अंडरलाइन कर लें, पेपर में पूछी जा सकती है। चलिए हम देखते हैं ये स्टोरी है क्या, इस स्टोरी का मतलब क्या है, ये स्टोरी क्या है। देखिए जी, बिंबिसार राजा था हर्यक वंश का, हर्यक वंश का संस्थापक, ओके। और हर्यक वंश का संस्थापक है, तो मगध को पहली बार शक्तिशाली राज्य में तब्दील करने वाला वही था, बिंबिसार था। अब होता क्या है, यहाँ मगध है, ये वज्जी है, वज्जी के साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। लेकिन इसके पूर्व में यहाँ महाजनपद था, अंग महाजनपद, अंग बिल्कुल पूर्व में, जिसकी राजधानी मैंने आपको बताया है चंपा में थी। चंपा ये आधुनिक बांग्लादेश और मतलब क्या है, जो पश्चिम बंगाल है उसके उत्तर में स्थित था अंग महाजनपद। अंग इसके पूर्व में था, और अंग के साथ इसके मित्रतापूर्ण संबंध नहीं थे। अंग महाजनपद का उस समय कोई राजा था, ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त नाम का व्यक्ति। बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण किया, अटैक किया। ब्रह्मदत्त युद्ध में मारा गया, उसने युद्ध में उसको पराजित कर दिया, और अपने पुत्र को, बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु, हम आगे इसकी कहानी पढ़ेंगे। अजात शत्रु को उसने यहाँ का यानी कि मगध मतलब अंग महाजनपद का उपराजा नियुक्त किया। उपराजा जो है ना, ये एक प्रकार का उस समय गवर्नर होता था, गवर्नर। उसने गवर्नर नियुक्त किया अपने पुत्र अजातशत्रु को। कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया, अंग महाजनपद का। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अंग महाजनपद को पहली बार जीतने वाला मगध का शासक कौन था, ओके, तो इसका नाम है बिंबिसार।
और अजातशत्रु का के बारे में जब हम पढ़ें तो अजातशत्रु में ये आता है कि राजा बनने से पहले जब 492 ईसा पूर्व में अजातशत्रु का अभिषेक किया गया बिंबिसार के पश्चात, तो राजा बनने से पहले वो कहाँ का उपराजा था, कहाँ का गवर्नर था? तो अजातशत्रु राजा बनने से पहले जब वो राजा बना उससे पहले बिंबिसार के शासनकाल में, उस समय वो अंग महाजनपद का उपराजा था। चलिए देखते हैं। बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण करके वहां के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर उसका वध कर दिया और अंग को मगध में मिलाकर, मतलब पहली बार अंग जो है ना, अंग महाजनपद इसको मगध में मिलाया गया था बिंबिसार के काल में। ठीक है, क्या किया, मगध में मिलाकर अजातशत्रु को वहां का उपराजा नियुक्त कर दिया। ये मगध की प्रथम विजय थी, ये अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है। यानी कि अंग महाजनपद का पहली बार मगध में किसी दूसरे राज्य का विलय किया गया, ये अंग था। मगध के साम्राज्य के विस्तार की कहानी, बाकियों के साथ तो उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अंग को पहली बार उसके द्वारा जीता गया, बिंबिसार के द्वारा पहला विजित किया गया राज्य अंग महाजनपद था। ओके, ये पहली विजय थी। आगे, बुद्ध घोष के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में 80,000 गांव थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कहा जाता है कि उसका साम्राज्य विशाल साम्राज्य था और इसके साम्राज्य में 80,000 गांव थे। 80,000, ये बुद्ध घोष ग्रंथ में बताया है, जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का ही एक अलग, मतलब दूसरा और ग्रंथ है, महावग्ग जातक। मतलब आप ये याद रखो, अगर कि बुद्ध घोष के अनुसार तो चलेगा, और अगर ये ना याद रखो तो भी चलेगा। अगर प्रश्न आए कि हर्यक वंश का वह सम्राट या मगध का वह आरंभिक सम्राट जिसके साम्राज्य में 80,000 गांव थे, कौन सा था? तो ये था बिंबिसार। ओके, महावग्ग जातक के अनुसार, महावग्ग जातक में बताया गया है कि बिंबिसार की जो राजसभा थी, बिंबिसार जो है अपना दरबार लगाता था नियमित रूप से, वो एक कुशल प्रशासक था और अपने साम्राज्य की तमाम जानकारियां वो अपने पास रखता था, उनके हिसाब से वो शासन का संचालन करता था। तो उसके साम्राज्य में उसकी जो राजसभा थी, उसका जो दरबार होता था, उसमें 80,000 गांवों के प्रतिनिधि भाग लेते थे। आप ये मान लीजिए कि राजा है, वो अपना दरबार लगा रहा है और 80,000 गांवों के सरपंच, मुखिया या प्रतिनिधि जो है, रिप्रेजेंटेटिव जो है, वो राजा की राजसभा में नियमित रूप से भाग लेते थे। कहने का मतलब अपने राज्य के तमाम गांवों पर, सभी क्षेत्रों पर वह प्रशासन पर नियंत्रण रखता था। कौन नियंत्रण रखता था? बिंबिसार। अच्छा, 52 वर्ष तक शासन करने के पश्चात 492 ईसा पूर्व के लगभग अजात शत्रु के द्वारा बिंबिसार को कारागार में डाल दिया गया। अब इसमें खूब सारी कहानी आती है। जैन ग्रंथों में अलग और बौद्ध ग्रंथों में अलग इसकी कहानी बताई जाती है। जैन ग्रंथों के विवरण के अनुसार ऐसे कहा जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा, एक कहानी पढ़ी आपने बिंबिसार के इस वंश की, हर्यक वंश की। हर्यक वंश का नाम ही है पितृहंता वंश। तो ऐसे कहा जाता है कि 52 साल तक उसने शासन किया। किसने शासन किया? बिंबिसार ने। और अपने जीवन काल में ही जब ये जिंदा था, उसी काल में उसने अजात शत्रु को, हम एक पेज ऐड कर लेते हैं, फिर हम इस पर बात करते हैं। 544 ईसा पूर्व से लेकर और 492 ईसा पूर्व, ये शासन काल है बिंबिसार का। और बिंबिसार का ये शासन काल है तो ये एक लंबी अवधि हो गई, 52 साल तक उसने शासन किया, 52 वर्ष तक। तो जब उसने 52 वर्ष तक शासन किया, उसका पुत्र अजात शत्रु जो है ना, अजात शत्रु, ये कहा जाता है कि इसको उसने अपने जीवन काल में युवराज घोषित कर दिया था। अपने जीवन काल में युवराज बना दिया था कि मेरे बाद जो है अजात शत्रु शासक बनेगा, राजा बनेगा। ओके, लेकिन अजात शत्रु को राजा बनने की जल्दी थी, ऐसे कहा जाता है। तो जब ये 52 वर्ष तक शासन किया इसने, जब इसके जीवन के अंतिम वर्ष चल रहे थे, अंतिम काल 492 93 ईसा पूर्व, तो अजात शत्रु ने क्या किया, संघर्ष कर लिया, मतलब विद्रोह कर दिया राजा के खिलाफ, सम्राट के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसने बिंबिसार को पकड़कर कैद में डाल दिया, कारागार में। ये कहा जाता है कि को जब कारागार में डाल दिया गया, तो बिंबिसार जेल में भीषण यातनाएं सहन कर रहा था। उसको भीषण यातनाएं दी गई या उसको डराया धमकाया गया, टॉर्चर किया गया अजातशत्रु के द्वारा। उसी के जैन ग्रंथों में कहानी मिलती है कि अजातशत्रु ने जब अपने पिता को कैद में डाल रखा था, तो किसी ने उसको समझाया, अजातशत्रु को, कि आपके पिता, क्योंकि अजातशत्रु को राजा बनने की जल्दी थी, उसको किसी ने समझाया कि आपके पिता पिता इतने बुरे नहीं हैं और उन्होंने आपको पहले से युवराज घोषित कर रखा है। ये निश्चित है कि उनके बाद में आप ही को राजा बनना है। ये कहा जाता है कि अजातशत्रु ने पहले तो अपने पिता को कारागार में डाल रखा था, लेकिन जब उसको किसी के द्वारा समझाया गया, उसकी विमाता के द्वारा समझाया गया, मौसी के द्वारा, तो वो इस बात से बड़ा दुखी हुआ कि मुझे, मैंने अपने पिता को जेल में क्यों डाल रखा है। पहले तो जेल में डाल दिया था राजा बनने की चाह में, लेकिन जब उसको बाद में पता चला तो वो बहुत, मतलब दुखी होता है। और वो एक विशाल मतलब क्या, लोहे का कोई औजार लेकर, लोहे का कोई डंडा लेकर, ऐसे कहा जाता है, लोहे का डंडा लेकर, लोहे का दंड लेकर, और वो कारागार में जाता है।
वो कारागार में लोहे का दंड लेकर इसलिए जाता है अजातशत्रु कि वो अपने पिता की बेड़ियों को तोड़ सके, या पिता को जिन बेड़ियों में जकड़ा गया था उनको तोड़ने के लिए जाता है। अ, जैन ग्रंथों में बताया गया है कि जब वो लोहे का दंड लेकर और अपने पिता के कारागार में गया, तो बिंबिसार को भ्रम हुआ कि संभवतः वो मुझे मारने के लिए आ रहा है, मेरा पुत्र मुझे मारने के लिए आ रहा है। तो बिंबिसार ने वहम या भ्रम में आकर और जो है जहर खाकर आत्महत्या कर ली, पहले ही आत्महत्या कर ली, अजातशत्रु के मारने से पहले ही। ये जैन ग्रंथों का वर्णन है। इसमें सही सत्यता कितनी है ये पता नहीं, लेकिन ये क्लियर है कि अजातशत्रु के टॉर्चर के कारण ही उसकी मृत्यु हुई थी। तो कालांतर में क्या हुआ, हम पीछे वाले पेज पे देख लेते हैं। 52 वर्ष तक शासन करने के पश्चात लगभग 492 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के द्वारा बिंबिसार को कारागार में डाल दिया गया, जहां भीषण यातनाओं के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 492 ईसा पूर्व बिंबिसार का हुआ अंत। चलिए आगे। अगला शासक है अजात शत्रु। अजात शत्रु। हाँ जी, अगला शासक है अजात शत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार के पश्चात है, 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। तो आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका शासन कितने वर्ष है। 32 ईयर्स, यानी कि कितने वर्ष तक इसका शासन है। 32 वर्ष। अच्छा। विंचित कुमारी, हाँ नमस्ते। अजातशत्रु का दूसरा नाम मिलता है कुणिक। जैसे हमने पढ़ा कि बिंबिसार का नाम श्रेणिक मिलता है, श्रेणिक ऐसे। तो अजातशत्रु का नाम जो है, दूसरा नाम जो साहित्यिक ग्रंथ है उनमें कुणिक मिलता है। अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके उसने गद्दी प्राप्त की थी। चलिए आप अजातशत्रु का चित्र देख लीजिए एक सेकंड। ये काल्पनिक चित्र है अजातशत्रु का। अपने पिता की हत्या करके ये राजा बना था। तो पितृहंता वंश की शुरुआत करने वाला यही था। पितृहंता की परंपरा इसी के द्वारा शुरू की गई थी। अजातशत्रु, अजातशत्रु का शाब्दिक अर्थ होता है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, ऐसा। अच्छा। अपने पिता की हत्या करके ये शासक बना। 492 ईसा पूर्व में इसका अभिषेक हुआ। 460 ईसा पूर्व लगभग तक इसने शासन किया, 32 वर्ष। मगध का शासक बनने से पहले ये अंग महाजनपद का उपराजा था। ये हमने पढ़ लिया कि अंग का राजा था ब्रह्मदत्त, उसकी हत्या कर दी गई बिंबिसार के द्वारा। उसने अंग को जीत लिया था और फिर क्या किया गया, उसने अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का उपराजा बनाया। तो ये पूछा जाए अगर कि अजातशत्रु शासक बनने से पहले कहाँ था, तो राजा बनने से पहले ये उपराजा था। कहाँ का, अंग जो है महाजनपद उसका। चलिए आगे। आप देख लीजिए, ये मगध है, ये अंग है, ये वज्जी है। अंग पर अटैक किया था, इसको मिला लिया था और यहाँ का उपराजा नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था, अजातशत्रु को। चलिए आगे। अजातशत्रु के काल में 3 राज्यों के साथ संघर्ष चला। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और जो है आपके लिए जरूरी भी, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है और खूब इसके बारे में कहानी आती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि बिंबिसार जो है ना, वो मगध की स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक था या पहला शासक था, और उसने अपने आसपास के राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। मैंने आपको एक एक करके उसके वैवाहिक संबंध गिना दिए हैं। एक एक करके आपको बता दिए कि किस किस के साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित, ये वाला देखिए। एक एक करके सारे वैवाहिक संबंध बता दिए और ये भी बता दिया कि मित्रता किस किस के साथ में थी। बिंबिसार की वज्जी के साथ मित्र, अंग को तो उसने चलो जीत लिया था। वज्जी के साथ मित्रता, कौशल के साथ मित्रता, यहाँ कुरु के साथ मित्रता, गांधार के साथ मित्रता, सिंध के साथ मित्रता, अवंती के साथ मित्रता, और इसको इसने जीत लिया था। तो ये पूरा बिंबिसार है। ओके। लेकिन जो अजात शत्रु है ना, अजात शत्रु का संघर्ष चला अलग अलग महाजनपदों के साथ। देखो किस किस के साथ। अजातशत्रु के काल में 3 राज्यों के साथ उसका संघर्ष चला। 3 राज्यों के साथ उसका संघर्ष हुआ अलग-अलग। एक तो कौशल के साथ संघर्ष, आप देख लीजिए। एक तो कौशल के साथ संघर्ष, दूसरा वैशाली के साथ संघर्ष और तीसरा अवंती के साथ संघर्ष। इसमें शायद दिया नहीं है, अवंती के साथ संघर्ष। तो हम देख लेते हैं पहले किस-किस के साथ उसका संघर्ष हुआ। यहाँ अजातशत्रु के काल में 3 राज्यों के साथ संघर्ष चला। पहले नंबर पर है कौशल के साथ संघर्ष। कौशल। चलिए हम इसकी कहानी को आगे मानचित्र पे देखते हैं, अगर मैप हो। ये रहा मैप। चलो, ये मगध है, ये अंग है। मगध और अंग को एक कर दिया गया था। किसके द्वारा, बिंबिसार के द्वारा। बिंबिसार ने मगध और अंग राज्य दोनों को जोड़कर एक बना दिया था। यानी कि पहले तो एक ही था, बिंबिसार काल में दोनों जुड़ गए थे। ओके। अच्छा। यहाँ ये महाजनपद है कौशल, कौशल महाजनपद, और बीच में ये था काशी।
इस काशी को लेकर पहले भी तनाव हुआ था। ये कौशल है, ये वाला और ये मगध है, ये काशी है। पहले भी तनाव हुआ था, बिंबिसार और प्रसेनजित के काल में। यहाँ तो प्रसेनजित थे और यहाँ बिंबिसार था। लेकिन बिंबिसार और प्रसेनजित के काल में क्या हुआ कि उस तनाव को कम कर दिया गया था। कैसे? कि महाराज प्रसेनजित ने अपनी बहिन महाकोसला का विवाह मगध राज बिंबिसार के साथ कर दिया था और काशी के कुछ गांव दे दिए थे दहेज में। तो विवाद खत्म हो गया था। लेकिन ये कहा जाता है कि जब यहाँ अजातशत्रु राजा बना, मगध का राजा बना अजातशत्रु बिंबिसार के बाद। ये थोड़ी-सी समझने वाली कहानी है और मैंने बता दिया कि पहले हम लोग ये अनुमान लगाते थे कि इसमें से प्रश्न नहीं पूछा जाता। लेकिन पिछले कुछ सालों में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम हो, राजस्थान में चाहे स्कूल में क्या था। ये जो कहानियाँ हम पढ़ रहे हैं ना, प्राचीन भारतीय इतिहास, आर्यवंश या कोई और, उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं लगातार। तो हम लोगों को ये कहानियों में घुस के पढ़ना पड़ेगा। अब देखो हुआ क्या? हुआ ये कि कौशल के राजा है प्रसेनजित, यहाँ के राजा है प्रसेनजित, ठीक है? इनकी बहन थी महाकोशला। महाकोशला। इसका विवाह किया गया था बिंबिसार से। बिंबिसार से विवाह किया गया था। ठीक है। यहाँ की राजकुमारी का विवाह बिंबिसार से किया गया था और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। तो जब अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी 492 ईसा पूर्व में, अजातशत्रु ने यहाँ मगध में अपने पिता की हत्या कर दी। तब क्या हुआ, बिंबिसार के मरने के कुछ समय पश्चात जो महाकोशला थी ना, इसकी बिंबिसार की पत्नी, उसकी भी मृत्यु हो गई। बिंबिसार की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। और जब बिंबिसार की पत्नी भी कुछ दिनों के बाद उस विलाप में मतलब क्या मर जाती है, मृत्यु हो गई उसकी, तो इस बात से ये कौशल नरेश प्रसेनजित नाराज हुआ अजातशत्रु से। कौशल नरेश प्रसेनजित अजातशत्रु से नाराज हुआ कि तुमने मेरे मतलब क्या बहन के पति की यानी कि मेरे बहनोई मेरे जीजाजी की हत्या कर दी है, तो बाद में मेरी बहन की भी मृत्यु हो गई है। और इस बात से नाराज होकर उसने क्या किया कि काशी के जो एरिया उसने मगध को दिए थे, वो वापिस छीन लिए। ये बीच में काशी प्रदेश है, हम कलर चेंज कर देते हैं। ये बीच में काशी प्रदेश है ये वाला। तो ये काशी के जो एरिया उसने मगध को दे दिए थे, वो प्रदेश उसने वापस छीन लिए, कौशल नरेश प्रसेनजित ने। और जब काशी के एरिया वापस छीन लिए, तो प्रसेनजित और अजातशत्रु इन दोनों में व्याप्त हो गया तनाव। यानी कि कौशल नरेश प्रसेनजित और अजातशत्रु के बीच में विवाद का कारण क्या था? काशी पर नियंत्रण। सेम वही कहानी है। अब होता क्या है? कौशल नरेश प्रसेनजित और मगध का राजा अजातशत्रु दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ, दोनों के बीच में युद्ध हुए। ऐसे कहा जाता है कि 2 बार युद्ध हुए थे। 2 युद्ध हुए। अब ये पूरी कहानी आपको याद नहीं रखनी कि पहले युद्ध में क्या हुआ, दूसरे युद्ध में क्या हुआ। 2 युद्ध हुए। जो पहला युद्ध था ना, उसमें तो जीता अजातशत्रु। पहले युद्ध में तो जीता था अजातशत्रु। अजातशत्रु की विजय हुई और प्रसेनजित हार गए। दूसरा युद्ध जो था ना, उसमें प्रसेनजित की विजय हुई। प्रसेनजित जीत गए, अजातशत्रु की हार हुई और अजातशत्रु को कैद में डाल दिया गया था, ऐसे बताया जाता है। ओके, लेकिन बाद में जब दोनों में 2 युद्ध हुए, थोड़े समय तक संघर्ष चला, तो कौशल के राजा प्रसेनजित को ये पता चल गया कि अजातशत्रु के साथ शत्रुता या युद्ध जो है, ये मतलब क्या है, हमारे पक्ष में नहीं है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से हमारे पक्ष में नहीं है। हमें मगध के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो महाराज प्रसेनजित ने यहाँ एक दोबारा से विवाह करने का या वैवाहिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा और इन्होंने अपनी पहले तो अपनी बहन का विवाह किया था बिंबिसार से। अब इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इनकी पुत्री का नाम था वाजिरा। उस वाजिरा का विवाह उन्होंने अजातशत्रु से कर दिया। यानी मगध को मगध में दूसरी अपनी जो है बेटी इन्होंने भेज दी। एक तो इनकी बहन थी, बेटी शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया कि एक तो इनकी मतलब कन्या इनके कौशल की पहली कन्या तो थी उनकी बहन प्रसेनजित की, जिनका विवाह बिंबिसार के साथ किया गया था महाकोशला। और दूसरा उन्होंने अपनी बेटी पुत्री जो है वाजिरा, उसका विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। यानी मगध का राजा बिंबिसार, उसका भी ससुराल था कौशल, और मगध का राजा अजातशत्रु, उसका भी ससुराल है कौशल। कौशल के साथ में मतलब दोनों के द्वारा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे। चलो हम इसको देख लेते हैं। ये वाला पेज, कौशल के साथ संघर्ष। मैंने पूरी कहानी बता दी, आप इसको शॉर्ट में देख लीजिए। अजातशत्रु का प्रथम युद्ध कौशल नरेश प्रसेनजित से हुआ, जिसमें दोनों ने एक एक युद्ध में विजय प्राप्त की। अंततः दोनों में संधि हो गई। संधि के अनुसार प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया एवं काशी प्रदेश दहेज के रूप में अजातशत्रु को दे दिया। अब इसकी एक अच्छी बात यह है कि काशी का जो एरिया था ना, जिसके लिए तनाव चल रहा था, ये एरिया पूरा ही दे दिया अजातशत्रु को। अब काशी पर अजातशत्रु का अधिकार हो गया स्थायी रूप से, जिसके लिए विवाद था।
महाराज प्रसेनजीत ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, आपके साथ अपनी बेटी का ब्याह कर देता हूँ और आपको काशी का प्रदेश भी दे देता हूँ, ऐसे। तो एक इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है, हम इसको थोड़ा सा साफ करके देखें। एक इसमें रुचिकर बात क्या है कि पहली बार पहली बार मगध के किसी राजा ने कोई विजय प्राप्त की। ऐसे मगध है, मगध है, यहाँ के किसी राजा ने कोई विजय प्राप्त की। वो राजा बिंबिसार था जिसने अंग को जीता था। मैंने मैप पे आपको बता दिया, अंग को जीता, ऐसे। और दूसरा राजा था अजात शत्रु जिसने काशी प्रदेश को जीता, ऐसे। अब अंग, मगध और काशी ये तीनों एक हो चुके थे, मतलब तीनों प्रदेश अजात शत्रु के काल में जीत लिए गए थे। मगध के साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। ठीक है। अच्छा चलो, दूसरे नंबर पर उसका संघर्ष हुआ वैशाली के साथ। पहला संघर्ष तो हुआ, पहला संघर्ष तो अजात शत्रु का हुआ कौशल महाजनपद के साथ, और दूसरा उसका संघर्ष हुआ वैशाली के साथ। ओके। अब वैशाली वाली कहानी देखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मतलब क्या सैकड़ों बार प्रश्न पूछा गया है। मगध के शासक अजात शत्रु का वैशाली के साथ संघर्ष। ठीक है। वैशाली राज्य वज्जी गणराज्य का प्रमुख था। आपने वज्जी संघ पढ़ा है, वज्जी संघ। और वज्जी संघ क्या था? 8 राज्यों का, यानी कि 8 गणराज्यों का समूह था। 8 गणराज्य थे, उनका एक संघ था वज्जी। ओके। और वज्जी संघ जो है उसमें सबसे प्रमुख शहर वैशाली था। वैशाली वज्जी संघ के 8 राज्यों में सबसे महान था। ठीक है। यहाँ के शासक थे लिच्छवी। लिच्छवी वंश के लोग जो है, लिच्छवी लोग, ये लिच्छवी जाति जो है, ये वहां के राजा थे, यहाँ के शासक थे। कहाँ के शासक थे? वैशाली के। अच्छा, अब लिच्छवियों के साथ संघर्ष के कारण क्या थे? क्यों इसका लिच्छवियों के साथ संघर्ष हुआ? हम इसको मैप पे देख लेते हैं, ऐसे। चलो इसको एक बार हम साफ कर लें, फिर हम इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है इसमें? इसमें क्या बताया गया है? देखिए, ये है मगध, ये अंग है, और ये वज्जी है। जब बिंबिसार का काल था, बिंबिसार ने एक काम किया था। उसने वज्जी संघ के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। वज्जी के साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ओके। चेलना या छलना के साथ उसने विवाह किया था, चेटक की पुत्री के साथ। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब जब अजात शत्रु मगध का राजा बना, अजात शत्रु, तो यहाँ वज्जी संघ में जो वैशाली है, वैशाली, इस वैशाली का राजा था चेटक उस समय, चेटक। इस चेटक के साथ में अजात शत्रु का तनाव उत्पन्न हुआ वज्जी के साथ में। अब तनाव उत्पन्न क्यों? कौशल के साथ में लड़ाई हुई, तो हमने पढ़ ली, काशी के लिए लड़ाई हुई थी। अब वज्जी के साथ में उसका तनाव क्यों उत्पन्न हुआ, क्यों संघर्ष उत्पन्न हुआ? इसके दो कारण बताए जाते हैं अलग अलग ग्रंथों में। ओके। एक कारण तो बताया जाता है, कोई ग्रंथ है सुमंगल विलासिनी, सुमंगल विलासिनी, ये ग्रंथ है कोई, सुमंगल विलासिनी, ये ग्रंथ है। इसके अनुसार पहला कारण क्या बताया जाता है, आप इस वाले पेज पे देखो। अच्छा, लिच्छवियों के साथ संघर्ष के दो कारण थे। ठीक है, क्यों उसका संघर्ष हुआ? पहला कारण, सुमंगल विलासिनी के अनुसार गंगा किनारे रत्नों की खान के लिए संघर्ष था। गंगा किनारे रत्नों की खान, आप मैप में देखो, यहाँ से नदी गुजरती है, गंगा नदी, ये गंगा है, इस प्रकार। और गंगा नदी वज्जी और मगध दोनों के बीच में थी। अब ये कहा जाता है, सुमंगल विलासिनी ग्रंथ में बताया है कि गंगा नदी के किनारे यहाँ कोई रत्नों की खान थी, मतलब सोने की खान थी कोई। और वो सोने की खान है ना, वो उस समय वज्जी संघ के नियंत्रण में थी। ओके। अजात शत्रु उस सोने की खान पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, और इसलिए उसका वज्जी संघ के साथ, यानी कि वैशाली के साथ में तनाव हुआ। ये बात बताई गई है कौन से ग्रंथ में? सुमंगल विलासिनी ग्रंथ में। ये तो क्लियर हो गया, पहला कारण। अच्छा, दूसरा कारण बताया गया है जैन ग्रंथों में। जैन धर्म के ग्रंथों में क्या बताया है? जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार की लिच्छवी रानी चेलना के दो पुत्रों को लेकर संघर्ष था। अब ये थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इस पूरी एक लाइन में मतलब क्या है, पूरी कहानी है, देखो क्या। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार की लिच्छवी रानी चेलना के दो पुत्रों को लेकर संघर्ष था। इसका मतलब क्या है, देखो, ये वाला है वज्जी संघ। यहाँ का चेटक था, उस चेटक की पुत्री थी चेलना। उस चेलना का विवाह किया गया था बिंबिसार से। ओके।
और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। पास में आई? तो ये कहा जाता है कि अजातशत्रु है ना, जो बिंबिसार है ना, बिंबिसार, बिंबिसार, उस बिंबिसार का एक पुत्र तो था अजातशत्रु, अजातशत्रु जो कि राजा बना था। और बिंबिसार की जो चेलना पत्नी थी ना, उससे उसको 2 पुत्र हुए थे। एक का नाम था हल्ल और एक का नाम था बेहल्ल। ये जैन ग्रंथों में वर्णन होता है कि जो वैशाली की या चेटक की पुत्री थी, उसका बिंबिसार से विवाह किया गया था। तो अजातशत्रु के पिता बिंबिसार की दूसरी पत्नी यानी कि अजातशत्रु की सौतेली माँ, ओके, चेलना या छलना, उससे 2 पुत्र हुए थे कोई हल्ल और बेहल्ल। उन हल और बेहल के साथ में यानी कि जो हल और बेहल जो है वो थे तो यहाँ मगध में, लेकिन उनका ननिहाल वैशाली में था। तो उनके साथ में उसका कोई संघर्ष हुआ था अजातशत्रु का। और संघर्ष हुआ तो ये कहते हैं कि अजातशत्रु ने दोनों को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। वो दोनों अजातशत्रु के खिलाफ विद्रोह करके और वैशाली भाग गए थे और अपने मामा चेटक के पास छिप गए थे। मामा नाना जो भी था उसका, अपने ननिहाल में चेटक के पास छिप गए थे। अजातशत्रु ने यहाँ से मैसेज भेजा वैशाली के राजा चेटक को कि आप जो 2 हल और बेहल मेरे सौतेले भाई आपके पास आके छिप गए हैं, उनको हमें प्रदान कर दो, शरणागत को प्रदान कर दो, हम आप पर कोई अटैक नहीं करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि चेटक ने उन दोनों को सौंपने से इनकार कर दिया। अजातशत्रु नाराज हो गया और उसने वज्जी यानी कि वैशाली पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। ये कहानी बताई गई है जैन ग्रंथों में। तो सुमंगल विलासनी ग्रंथ हम पीछे वाले पेज पे देखें। सुमंगल विलासनी ग्रंथ तो कहता है कि गंगा के किनारे कोई रत्नों की खान थी, उसके लिए युद्ध हुआ। और जो जैन ग्रंथ है वो कहते हैं कि बिंबिसार की लिच्छवी रानी चेलना के 2 पुत्र थे, उनको लेकर संघर्ष था। हालांकि इन दोनों कारणों में से है ना, इन दोनों कारणों में से ऊपर ऊपर वाला कारण ठीक लगता है, हल और बेहल वाला कारण ठीक नहीं लगता। ये ऊपर वाला कारण ठीक लगता है कि गंगा के किनारे कोई सोने की खान या रत्नों की खान रही होगी, जिसके लिए इसका लिच्छवियों के साथ संघर्ष हुआ होगा। जो भी हो, कहानी क्या है कि अजातशत्रु का लिच्छवियों के साथ संघर्ष हुआ। लिच्छवी जो कि वज्जी संघ के प्रमुख थे। अब देखो होता क्या है, एक सेटअप सेट हुआ, एक सेटअप बना। हम इसको इस वाले पेज पे देख लेते हैं। एक सेटअप बना और सेटअप क्या बना कि अजातशत्रु जो है ये वाला, हम इसको साफ कर लें। अजातशत्रु जो है मगध का राजा, मगध का राजा अजातशत्रु जो है यहाँ, ये वज्जी पर अटैक की योजना बना रहा है। एक तरफ वज्जी, वैशाली, लिच्छवी वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं अपने बचाव के लिए, और एक तरफ अजातशत्रु वज्जी संघ पर अटैक की योजना बना रहा है। ओके। और जब एक तरफ वैशाली और एक तरफ अजातशत्रु दोनों युद्ध के लिए तैयारियां कर रहे थे, आमने सामने युद्ध के लिए तैयारियां कर रहे थे, उस दौरान पहले चेटक ने, जो कि वैशाली का, चेटक ने पहले चेटक ने, जो कि वैशाली का शासक था, उसने अपनी सुरक्षा की योजना बनाना शुरू किया। उसने योजना कैसे बनाना शुरू किया, आगे वाले पन्ने पे देखो। अच्छा, इस प्रकार अजातशत्रु का दूसरा युद्ध वैशाली के शासक चेटक के साथ हुआ, ये हमने पढ़ लिया। चेटक ने 9 लिच्छवी, 9 मल्ल तथा 18 काशी कौशल के गणराज्यों को इकट्ठा कर विशाल मोर्चा तैयार किया। मैंने कहा कि एक सेटअप तैयार हुआ। सेटअप कैसे तैयार हुआ, देखो, ये वज्जी संघ मतलब वैशाली राज्य है और वैशाली में राजा था चेटक। चेटक ने क्या किया, छोटे छोटे 9 लिच्छवी गणराज्यों को इकट्ठा किया। 9 लिच्छवी गणराज्य। फिर इसके पश्चिम में यहाँ मल्ल है, इनके भी 9 गणराज्य थे। तो 9 इसने मल्ल गणराज्यों को इकट्ठा किया, छोटे छोटे राज्य थे, 9 लिच्छवी, 9 मल्ल, 18 हो गए। उसके बाद में काशी कौशल, ये मतलब ये काशी वाला एरिया, ये कौशल वाला एरिया, इनके भी छोटे छोटे 18 गणराज्य और थे, 18 छोटे छोटे राज्य और थे, यानी कि 9 9 18 और 18 36, लगभग 36 छोटे छोटे गणराज्यों को इकट्ठा किया चेटक ने। इसने बहुत सारे राज्यों को इकट्ठा कर लिया, एक बड़ी सेना तैयार की। इसलिए तैयार की, उसको पता था कि मगध का राजा अजातशत्रु हम पर अटैक करेगा, और मगध का राजा अजातशत्रु अटैक करेगा तो हमें उस अटैक का प्रतिकार करना है, यानी कि उस अटैक का जवाब देना है, अपनी रक्षा करनी है, अटैक से खुद को बचाना है। बड़ी रोचक बात है कि जब यहाँ 36 राज्यों का संघ मतलब एक बड़ा मोर्चा बनाया चेटक ने, तो उस मोर्चे को तोड़ने के लिए या उस मोर्चे को हराने के लिए अजातशत्रु अलग से अपने स्तर पर रणनीति बना रहा था। अजातशत्रु यहाँ मगध में रणनीति बना रहा था। मैं अलग कलर में दर्शा देता हूँ इसको। आप नीले कलर का मतलब समझिए अजातशत्रु,
और ये वाले जो योजना बना रहे थे, ये वाले सारे हैं वज्जी संघ। तो इन्होंने अपनी सेना तैयार की और इसने अपनी मगध में सेना तैयार की। अब अजातशत्रु अटैक की योजना बना रहा था। हम आगे वाले पेज पे देखते हैं। अजातशत्रु वर्सेज चेटक, ठीक है? और चेटक कहाँ का मतलब क्या है, राजा था? लिच्छवी गणराज्य का, ठीक है? अजातशत्रु के पास केवल मगध की सेना थी। ये पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। मैंने कहा कि इन कहानियों में घुसना पड़ेगा। चेटक ने क्या है, 9 प्लस 9 प्लस 18 की सेना तैयार की। 9 गणराज्य अलग, 9 गणराज्य अलग, 18 गणराज्य अलग। मतलब उसने एक संयुक्त मोर्चा बनाया, संयुक्त मोर्चा। इस एक पूरा मोर्चा तैयार किया उसने कि हम लोगों को अजातशत्रु का जो है मुकाबला करना है, ठीक है? अजातशत्रु इस बात से थोड़ा चिंतित हुआ, चिंतित। और जब अजातशत्रु चिंतित हुआ, मगध राज अजातशत्रु, तो ये कहा जाता है कि इसने चेटक के साथ युद्ध से पहले, अजातशत्रु ने चेटक के साथ युद्ध से पहले परामर्श किया बुद्ध के साथ। बुद्ध के साथ उसने परामर्श किया। बुद्ध, भगवान बुद्ध, क्योंकि आप जानते हैं अजातशत्रु का काल जो है, अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक है। और बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यानी कि जब अजातशत्रु राजा बना, तो उसके राजा बनने के 8वें साल में, यानी कि 8 साल बाद बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो जब राजा बना तो प्रारंभिक अजातशत्रु के शासन का प्रारंभिक फेज था, उसमें बुद्ध जिंदा थे। तो उसने बुद्ध से परामर्श किया, भगवान बुद्ध से, और बुद्ध से पूछा कि मैं चेटक के संघ को कैसे तोड़ूं, किस प्रकार से मैं चेटक को पराजित करूं। आप पीछे वाले पेज पे देख लीजिए, ये वाला पेज। यहाँ से अजात शत्रु है और ये मतलब वो है वज्जी संघ, तो इसको पराजित करना चाहिए। चेटक को कैसे पराजित करूं? ये कहा जाता है कि बुद्ध ने परामर्श दिया। बुद्ध ने मतलब क्या है, सलाह, एडवाइस किया अजात शत्रु को। उन्होंने कहा कि आप वज्जी संघ में, जो वज्जी संघ है, जो इन लोगों ने संघ बनाया है, उसमें फूट डलवा दो। फूट, आप उसमें लड़वा दो किसी भी कारण से। कोई ऐसा मोर्चा, कोई ऐसा कारण, कोई ऐसा तीर ढूंढो, कोई ऐसा मतलब क्या वजह ढूंढो ऐसी, जिससे क्या है कि वज्जी संघ के जो 36 राज्य 9+9+18 जुड़े हुए हैं, ये आपस में क्या है, एक दूसरे से लड़ने लगे, एक दूसरे से आशंकित हो जाए, इनकी एकता खत्म कर दो। और अगर इनकी एकता खत्म हो जाएगी, फूट पड़ जाएगी, तो क्या है, आपके द्वारा इन पर अटैक करके इनको तोड़ना हो जाएगा आसान, तोड़ना आसान हो जाएगा। बुद्ध की सलाह पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा राज्य था जिसको विजित करने के लिए अजात शत्रु ने बुद्ध की सहायता ली? या ये पूछा जाता है कि मगध का वह शासक जिसने भगवान बुद्ध की सहायता ली और फिर मतलब क्या है, वज्जी संघ को या वैशाली को, लिच्छवियों को पराजित किया? तो बुद्ध की सहायता लेने वाला अजात शत्रु था। अजात शत्रु को बुद्ध ने कहा कि वज्जी संघ में फूट डलवा दो। अजात शत्रु ने बुद्ध की बात मानी। उसने क्या किया, अजात शत्रु का सेनापति था वत्सकार, वत्सकार, उस वत्सकार को यहाँ से भेजा वज्जी संघ में, वहां भेजा उसने। और वत्सकार की सहायता लेकर उसने वज्जी संघ में फूट डलवा दी। जो 36 राजाओं का मोर्चा बना था ना, उसमें फूट डलवा दी। जब वज्जी संघ में फूट पड़ी, आपस में लड़ने लगे या आपस में तनाव उत्पन्न हुआ, एक दूसरे के प्रति आशंकित हुए, एकता खत्म हो गई, तब अजात शत्रु ने आक्रमण किया वज्जी संघ पर, वैशाली पर। और जब उसने आक्रमण किया, तो जो राजा एक साथ इकट्ठा थे एक दूसरे से, हम पीछे वाले इस वाले पेज पे देख लेते हैं, चलिए। जब जो राजा आपस में एक दूसरे की सहायता करने के लिए इकट्ठा हुए थे, हम इसको एक सेकंड में दोबारा देख लेते हैं ऐसे कि ये मगध है, ये वाला मगध है, और ये वाला है वज्जी। जब अजातशत्रु ने अटैक किया, फूट डलवाकर अटैक किया, ओके, तो वज्जी संघ के राजा आपस में एक दूसरे से तनावग्रस्त थे, मिलकर मुकाबला नहीं कर पाए। और जब मिलकर मुकाबला नहीं कर पाए, तो अजातशत्रु की इस युद्ध में हुई विजय। उसने लिच्छवियों का संहार कर दिया, लिच्छवियों का भीषण संहार किया, बहुत सारे लोगों को मारा, ओके। जो ये युद्ध हुआ था मगध और वज्जी संघ का, यानी वैशाली का, इस युद्ध में उसने दो हथियार प्रयोग किए। बौद्ध ग्रंथों में उन हथियारों के नाम प्राप्त होते हैं। एक तो रथ मूसल और एक महाशिला कंटक। और ये पेपर में प्रश्न आया हुआ है स्कूल व्याख्याता और असिस्टेंट प्रोफेसर में, कि जब वज्जी संघ के साथ वैशाली के साथ में उसका युद्ध हुआ अजातशत्रु का, तो उसने दो शस्त्र प्रयोग, मतलब दो शस्त्रों का प्रयोग किया। कौन कौन से? एक तो था
रथमूसल और एक था महाशिलाकंटक। मैं उनकी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, हम पढ़ लेते हैं। इस प्रकार अजातशत्रु का दूसरा युद्ध वैशाली के शासक चेटक के साथ हुआ। चेटक ने 9 लिच्छवी, 9 मल्ल तथा 18 काशी कौशल के गणराज्यों को इकट्ठा कर विशाल मोर्चा तैयार किया। बुद्ध के कहने पर, बुद्ध ने सलाह दी थी, बुद्ध के कहने पर अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी। अपने बुद्ध ने कहा कि उनमें फूट डलवा दो, आपस में लड़ेंगे तो फिर क्या होगा, तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो बुद्ध के कहने पर अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार को भेजा और वज्जी संघ में फूट डलवा दी। फिर आगे, इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथमूसल और महाशिलाकंटक, दो गुप्त युद्धास्त्रों का प्रयोग किया। दो अस्त्र प्रयोग किए उसने, मतलब दो युद्धास्त्र। एक तो उसने किया रथमूसल और एक महाशिलाकंटक। अब इन दोनों में जो ये वाला है ना, ये तो रथमूसल है संभवतया, और ऊपर वाला है ना, ये महाशिलाकंटक है। मैं इनकी आपको आगे भी फोटो दिखाऊंगा। ये वाला आप देखिए, महाशिलाकंटक और रथमूसल। आप रथमूसल देखो पहले, ये वाला एक रथ है जिसके आगे इस ऐसे एक बड़ी ब्लेड टाइप लगी हुई है। इसमें ब्लेड छोटी दिखाई है, लेकिन ये बड़ी ब्लेड होती थी। और इसमें क्या होता था, इसमें घोड़े जुते हुए यहाँ। तो जब ये घोड़े चलते थे रथ युद्ध में, तो सामने की जो सेना होती थी, शत्रु की सेना, ये मतलब क्या चक्कर ऐसे चलता था, एक प्रकार की ब्लेड्स लगी है इसमें। तो जब ये चक्कर चलता था, तो शत्रु की सेना जो है वो गाजर मूली की तरह कट जाती थी। आप लोगों ने हाल ही में एक मूवी आई थी बाहुबली, उस बाहुबली मूवी में इसका प्रयोग देखा होगा। बाहुबली मूवी के एंड में एक सीन आता है जब भल्लाल देव, जो मतलब क्या है, राजा है, दुश्मन है बाहुबली का, तो वो भल्लाल देव क्या करता है, इस प्रकार का एक रथ लेकर आता है। ओके, इसको रथ मूसल कहा जाता है। इस प्रकार का एक रथ लेकर आता है, फिर उससे युद्ध में लड़ता है। तो उससे क्या होता है कि दुश्मन के सैनिक जो वो ऐसे मतलब क्या है, एक दूसरे से गाजर मूली की तरह कट जाते हैं, मतलब उनको काट दिया जाता है शत्रुओं को। तो ये हथियार प्रयोग किया उसने युद्ध में, अजात शत्रु ने, रथ मूसल। और एक महाशिला कंटक, ये वाला है महाशिला कंटक। इसमें क्या होता था कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें एक बड़ा पत्थर डालकर और फिर ऐसे इसको गुलेल की तरह फेंका जाता था। इसको अंग्रेजी में कैटापुल्टा लिखा है, CATAPULTA, कैटापुल्टा ऐसे लिखा है। तो ये कैटापुल्टा क्या था, महाशिला कंटक। एक बड़ा पत्थर डाल के इसमें और शत्रु की सेना में फेंका जाता था, जिससे क्या होता था कि शत्रु की सेना में खलबली मच जाती थी, या जो लोग, जिन लोगों पर भी पत्थर गिरता था या और था, तो उन लोगों में भारी नुकसान होता था। इन दोनों अस्त्रों का प्रयोग दोबारा देख लीजिए, कहाँ किया गया, अजातशत्रु के द्वारा वज्जी संघ के खिलाफ युद्ध में। ओके, और उसने चेटक के साथ में संघर्ष में इन दोनों युद्धास्त्रों का प्रयोग किया। भारी संख्या में लिच्छवी मारे गए। बुद्ध के कहने पे फूट डलवा दी, फिर उसने रथ मुसल महाशिला कंटक यूज किए, भारी संख्या में लिच्छवी मारे गए। अंततः चेटक पराजित हुआ और वैशाली को मगध में मिला लिया गया, वैशाली को मगध में मिला लिया गया। हम आगे मैप देखेंगे अगर हो तो, ये रहा, चलिए, ये मगध है, ये अंग है, ये पहले मिला ही लिया गया था, ये वज्जी है। अटैक किया इस पर और इसको मगध साम्राज्य में मिला लिया। काशी उसने पहले ही मिला लिया था, यानी कि इसके काल में ना, अजातशत्रु के काल में अंग, वज्जी और काशी ये सारे मगध के अधीन आ गए थे। अंग बिंबिसार ने जीत लिया था, काशी इसने जीत लिया प्रसेनजीत से विवाह करके, और फिर आगे चल के वज्जी संघ जो था उसको भी उसने अपने अधीन मतलब क्या है, शामिल कर लिया। चलिए पीछे वाले 2 पेजेस हम देख लेते हैं। ये उसने हथियार प्रयोग किए, अब जानते हैं चेटक हार गया था। फिर आगे, अवंती के साथ संघर्ष। चलिए, आज की हमारी क्लास का समय पूरा हो रहा है, तो 2 संघर्ष हमने पढ़ लिया अजातशत्रु के। अवंती के साथ उसके संघर्ष की कहानी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना। जय हिंद, जय भारत।